नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। टीवी 24 के खास पेशकश चुनावी शंखनाद में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश में आम चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारियां जो दी हैं उसके मुताबिक 7 चरणों में देश में चुनाव होंगे, जिसमें 7 चरण में सबसे ज्यादा जहां चुनाव प्रदेशों में जिस प्रदेश में होने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जहां पर 7 चरण में मतदान होंगे। तो चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, तिथियां सामने आ चुकी है और अब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इसकी जानकारी हमें 4 जून को होगी। तो 4 जून वो तारीख है जब परिणाम घोषित किए जाएंगे। जो तिथियां आपको दिखाई जा रही हैं ये उन प्रदेशों की है जहां हम लगातार दर्शकों से संपर्क में हैं, जहां हमारा न्यूज चैनल पहुंचकर दर्शकों को खबरें देता है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, जहां पर 3 चरणों में चुनाव होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 19, 26 अप्रैल और 7 मई ये तिथियां हैं जहां छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे 3 चरणों में। मध्य प्रदेश, जहां पर 4 चरण में चुनाव होंगे, एक बड़ा प्रदेश जहां पर 4 चरण में मतदान होंगे। मध्य प्रदेश में 4 चरण में मतदान होंगे, जिसमें 19 और 26 अप्रैल के साथ 7 मई और 13 मई जहां पर चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होंगे, यानी देश में जो 7 चरण में मतदान हो रहे हैं हर चरण में उत्तर प्रदेश में मतदान होंगे, जिसमें 19 और 26 अप्रैल, 7 और 13 मई, 20 और 25 मई और 1 जून उत्तर प्रदेश की तिथियां हैं जहां पर मतदान होंगे। उत्तराखंड, जहां के दर्शकों को हम खबरों से अवगत कराते रहते हैं, उसकी तारीख बता दूं आपको तो 19 अप्रैल वो तारीख है जहां पहले चरण में मतदान होंगे और एक चरण में 5 सीटों के उत्तराखंड के मतदान होंगे। और इस तरीके से देश में कुल 7 चरणों में मतदान होंगे। तो तिथियां घोषित हो चुकी है। चुनावी संग्राम कैसा होगा, किस तरीके के मतदान की स्थितियां बनेंगी, उसको लेकर हमने आपको जानकारी से अवगत करा दिया। कुल 7 चरण में देश में मतदान होने हैं। कुल वोटरों की बात करें तो करीब 97 करोड़ वोटर हैं। 97 करोड़ वोटर हैं। जहां कुल वोटर की बात करें तो पहले आपको बता दें 14 में क्या क्या हुआ था। तो आप अब स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि वोटरों की संख्या 83 करोड़ थी। वोटिंग प्रतिशत भी कम था, करीब 66% वोटिंग हुई थी। उम्मीदवार करीब 8000 से ज्यादा थे, चुनावी दल थे करीब 400 से ज्यादा और चुनावी खर्च हुआ था 3800 करोड़। यही आंकड़ा 19 में बढ़ गया था। 19 में चुनावी समीकरण कुछ अलग थे। 19 में वोटरों की संख्या थी 90 करोड़ और वोटिंग प्रतिशत था 70%। उम्मीदवार थे 8000 से अधिक और दल लड़े थे 600 से अधिक। तो इस तरीके से 19 का आपको एक सिनारियो बताने की कोशिश कर रहे हैं। संक्षिप्त रूप में 19 में क्या हुआ था हमने आपको बता दिया। अब अगर 24 की बात करें तो 24 में मतदाताओं की संख्या है करीब 97 करोड़ मतदाता, जिसमें पुरुषों की संख्या करीब 50 करोड़ के आसपास, महिला मतदाता थोड़ी कम, करीब 47 करोड़ के आसपास जो महिला मतदाता हैं वो हैं। तृतीय लिंग की भी वोटर इस बार हर बार की तरह वोट डालेंगे तो उनकी संख्या भी 48,000 है। इस तरीके से चुनाव में किस तरीके की स्थितियां बनेंगी, कितने वोटर होंगे, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, आपके स्क्रीन में हम बता रहे हैं। चलिए अब आपको राज्यवार जानकारियां भी दे दें। जैसा कि हमने पहले बताया कि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोटिंग होगी। 3 चरणों में वोटिंग में पहला चरण 19 तारीख को यानी 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा 20 मार्च को। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी बस्तर में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर लोकसभा, जहां पर पहले चरण में वोटिंग होगी। दूसरा चरण कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव 26 अप्रैल को वोटिंग होगी इस लोकसभा में। तो आपके सामने 7 मई को होने वाले क्षेत्र सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, यानी मैदानी इलाके जहां कोई ऐसी स्थितियां नहीं है, सामान्य स्थितियों में चुनाव होता है। इसलिए तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर लोकसभा। यहां पर 3 चरणों की वोटिंग छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, जिसकी जानकारी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं बस्तर लोकसभा, जहां
पहले चरण की वोटिंग होगी। तो पहले चरण का मुकाबला बस्तर में। पिछले आम चुनाव में क्या स्थितियां बनी आप देख पा रहे हैं। 2003 में बीजेपी सरकार थी। चलिए आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन में ये पिछले आम चुनाव में क्या कुछ हुआ, एनडीए और यूपीए में किस तरीके का मुकाबला था वो आपको दिखाने की कोशिश हमने की। अब बस्तर में वोटिंग की तारीख जैसा कि हमने बताया 19 अप्रैल को होगी बस्तर में वोटिंग। कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव जो आंशिक रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, 26 अप्रैल को वहां वोटिंग होगी। 7 मई को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में वोटिंग होगी। तो इस तरीके की स्थितियां हैं। किस तरीके का वोटिंग प्रतिशत रहा है वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे आपको स्क्रीन में। वो भी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इस पूरी चुनाव के टाइम टेबल की घोषणा के बाद की स्थितियों पर चर्चा के लिए अलग अलग राज्यों से हमारे साथ हमारे विश्लेषक जुड़ेंगे। उनका परिचय आपको करा देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से आपके साथ लोगों को जोड़ें और उसके बाद जो है एक विश्लेषण लोगों के सामने रखें कि किस तरीके का चुनावी शंखनाद है, किस तरीके का चुनावी रण हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे साथ हमारे स्टूडियो में छत्तीसगढ़ से चुनाव विश्लेषक के रूप में जुड़े हुए हैं अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। मध्य प्रदेश से हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और उत्तराखंड से भी और यूपी से भी हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन चुनावी शंखनाद हो गया है तो 2 प्रदेश की बात पहले कर लेते हैं। सबसे पहले अनिल जी की ओर रुख करता हूं। अनिल जी, छत्तीसगढ़ में 3 चरण में चुनाव उम्मीद की जा रही थी कि 3 चरण में ही होगा। जो परिस्थितियां और भौगोलिक स्थिति छत्तीसगढ़ में है, कैसे देखते हैं अब छत्तीसगढ़ का चुनावी रण? 18वीं लोकसभा का आगाज हो गया है और छत्तीसगढ़ में विशेषकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसकी अधिसूचना 20 मार्च को जारी हो जाएगी। भाजपा ने तो अपनी करीब करीब सभी कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट दे दिया है। कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है। बस्तर में इस बार जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों पार्टियां जी जान से बस्तर को जीतने के लिए लगी हैं। बस्तर ही एक ऐसा प्रदेश है और सरगुजा जहां पर दोनों पार्टियां जोर लगाती हैं। बाकी मैदानी क्षेत्र में तो ऐसा है कि वोटर बहुत ज़्यादा समझदार है, वह सुनता सबकी है, वोट अपने मन से देती है। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में विशेष करके जो पार्टियां हैं वह यह दिखाने की कोशिश करती हैं कि हम बस्तर के लिए कितने सगे हैं और सरगुजा के लिए कितने सगे हैं। तो जो चुनाव तो बहुत रोचक होने वाला है। दोनों ही पार्टियां जी जान से लगी हुई हैं। अब वोटर भी बस्तर में पहले बहुत कम वोट होता था, लेकिन आज की स्थिति में 70%, 80% मतदान हो रहा है। नक्सलाइट समस्या तो ऐसा है कि वो जो नक्सलाइट की समस्या के लिए तो वो जो उनके फोर्स लगे हुए हैं वो उनसे निपटते रहते हैं। उस बार ज्यादा तगड़ी तैयारी इसलिए क्योंकि दोनों जगह एक ही सरकार है। वैसे नक्सलियों ने विरोध तो किया है कि हम नहीं चुनाव होने देंगे। बीच बीच में वो नेताओं की हत्या करके भी दहशत फैला रहे हैं, लेकिन मतदान होगा और अच्छा मतदान होगा। ये 3 चरणों का क्या कॉन्सेप्ट देखते हैं? क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण बांट के चुनाव कराना जरूरी था, लगता है आपको? देखिए, मेरे ख्याल से 11 सीटें थी, एक ही चरण में यहाँ चुनाव हो सकता था। लेकिन चुनाव आयोग ने चूंकि पुराने रिकॉर्ड में भी इस तरीके से होता रहा है और फोर्स की कमी का बहाना करके 3 चरणों में उन्होंने चुनाव की घोषणा की है जी। अब फोर्स को लेके तो ऐसा है कि नक्सली इलाके में फोर्स तो ज़्यादा लगती ही है और बाकी जगह जो ऐसा है कि नेता वहाँ पर कम पहुँच पाते हैं। नेताओं को भी वहाँ फोर्स की ज़रूरत पड़ती है कैंपेन के लिए। फिर वो पोलिंग पार्टियों को पहुँचाने के लिए बहुत दिक्कत है। सभी जगह से बस्तर मार्ग जुड़ा नहीं है, हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है। वो कहीं कहीं तो बहुत कम मतदाता हैं, वहाँ पर भी पोलिंग बूथ खोले गए हैं।
ठीक है, तो ये रही छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां। नक्सल प्रभावित क्षेत्र और कुछ जगह आंशिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए छत्तीसगढ़ में हम देख पा रहे हैं कि 3 रंग में रंगा हुआ छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है। पहले चरण में बस्तर में चुनाव, दूसरे चरण में जो कुछ मैदानी इलाके के चुनाव, और बीच में फिर जो मध्य छत्तीसगढ़ का इलाका आता है जिसमें शहरी इलाके भी हैं, दुर्ग है, बिलासपुर है, रायपुर है, यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए पूरी तैयारी चुनाव आयोग ने की है। भरोसा दिलाया है कि हर तरीके की परिस्थितियों में चुनाव संपन्न होंगे। वोटरों से भी अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि इस बार चुनाव ज्यादा चरण में हो रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा, किस तरीके की परिस्थिति देखते हैं? 4 चरण में चुनाव होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। जी नमस्कार। और चुनाव की तो मैं मतदाताओं के लिए ऐसा हुआ है कि 4 चरण में मध्य प्रदेश में 29 सीटों के लिए ये चुनाव हो रहा है। ये शायद भौगोलिक परिस्थिति, क्योंकि ये अभी जो 7 चरणों में जो चुनाव 3 राज्यों को लिया गया है, 3 चरणों जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, तो ये तो लगभग 160 लगभग सीटें हैं। 40 वहां है, 80 वहां है और 42 बंगाल में। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की जो रचना हुई है और मध्य प्रदेश का जो चुनाव की घोषणा हुई है 4 चरणों में, तो निश्चित रूप से टाइट पोजीशन रहेगी और फोर्स मूवमेंट का कारण होगा। इसलिए होगा अभी कुछ गतिविधियां जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने देखी है कि चुनाव में फोर्स का डेवलपमेंट करना पड़ता है। यहाँ से आवाज की दिक्कत है जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब बोलिए। हाँ, पास रख के बोलिए जी, थोड़ा पीछे हो जाइए जी। हाँ, इस कारण क्या है कि ये चुनाव की जो 4 चरणों में मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो उसकी एक रूपरेखा चुनाव आयोग ने बनाई होगी। निश्चित रूप से उसको लगा होगा, अपना मेजरमेंट किया होगा कि जिसमें कि यहाँ पे थोड़ा सा संवेदनशीलता या जो भी उनको अपना हिसाब से लगा हो। लेकिन चुनाव आयोग की जो आज प्रेस ब्रीफिंग रही है, उस ब्रीफिंग में उन्होंने काफी कुछ अच्छी तैयारी की है। लगभग 1 करोड़ 80 लाख नए मतदाताओं को किया महिलाओं के लिए, और काफी उन्होंने जो रचनाएं बताई जिससे निश्चित रूप से ये महायज्ञ में अच्छी गतिविधियां आएंगी और नए कैंडिडेट आएंगे। अभी तो कुछ यहाँ पे तो चुनाव कैंडिडेट घोषित हो गए हैं, कांग्रेस की तरफ से रह गए हैं, बीजेपी की तरफ से तो लगभग सब हो गए। तो इसलिए अब उनकी पार्टियों की बारी है और निश्चित रूप से यहाँ 2 विपक्षी पार्टियां हैं। तो अब देखिए क्या होता है इस निर्णय में। तो बीजेपी इस समय तो आगे है ही सब निर्णयों में, और फिर निश्चित रूप से मोदी जी का जो शेष और मोदी जी की जो शेष से चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें भी मतदाताओं का काफी सहभागिता है। और चुनाव आयोग का कहना भी है कि इस बार मतदान बढ़ाने की उनकी प्रयास है कि और बढ़े, और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी अपने हिसाब से करेंगी। तो निश्चित रूप से ये चुनाव रण की वेदी अब बच चुकी है और निश्चित रूप से आज से आचार संहिता लग गई है। और इस रूप से ये चुनाव की जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 11 और 29 सीटें जो कुल मिला के हैं, जो 40 सीटें, तो उनके जो चुनाव में जो 4 चरण का जो चुनाव होगा और उन चुनाव के परिणाम काउंटिंग 4 जून को है। तो इस जून के कारण कि 10 तारीख तक सरकार बन पाएगी फॉर्मेट में, और इसमें जो अभी ओपनिंग पोल्स वगैरह आ रहे हैं वो बीजेपी के फेवर में ही आए हैं अभी। तो इस कारण जो अब सरकार की जो और जो शासन की गतिविधियां हैं उनमें थोड़ा सा लगाम लग जाएगा। अब थोड़ा आचार संहिता और अधिकारियों को कुछ प्रभाव दिखेगा जिसके कारण चुनाव निष्पक्ष रूप से होंगे। चलिए, मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। कहां पर क्या स्थितियां हैं, किस तरीके का चुनाव होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो भौगोलिक परिस्थितियां मध्य प्रदेश की बनती हैं, आमतौर पर मध्य प्रदेश में 1 या 2 चरण में चुनाव होते रहे हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियों को देखते हुए भौगोलिक आधार में विभाजन करते हुए मध्य प्रदेश को 4 चरणों में चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने रखा है। फिलहाल अनिल जी की ओर रुख करता हूं। अनिल जी,
पूरे देश में अब चुनाव की बयार है, शंखनाद हो चुका है। आपका क्या आकलन है, क्या ये चुनाव जो है किस एजेंडे पर फिक्स होने जा रहा है, माइंडसेट जनता का कि क्या होने जा रहा है जिसके आधार पर वोट होगा? देखिए, 18वीं लोकसभा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। एक पार्टी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है जिसमें मोदी जी उनके ब्रांड नेम है। दूसरी पार्टियां का अभी गठबंधन भी नहीं हुआ है और अब मुझे नहीं लगता कि गठबंधन की कोई स्थिति बनेगी। सब अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में मायावती लड़ेंगे, बंगाल में ममता जी लड़ेंगे और महाराष्ट्र में भी अभी गठबंधन नहीं हुआ है। इस बार ऐसा लग रहा है कि एक तरफ राम राज्य है और दूसरी तरफ का कोई एजेंडा नहीं है। इस एजेंडे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी ने अपना नैरेटिव सेट कर रखा है और वो लगातार उसी नैरेटिव पे भाषण भी दे रहे हैं। आज भी उन्होंने तमिलनाडु में कांग्रेस को भ्रष्टाचार को लेकर घेरा है। उन्होंने तो कहा है कि कांग्रेस को बिना भ्रष्टाचार के नींद ही नहीं आती। तो भ्रष्टाचार को लेकर वो कांग्रेस को लगातार घेरते आ रहे हैं और इस वक्त जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, करीब 22 करोड़ यंग वोटर हैं जो इस वक्त मोदी के फैन हैं। वो बड़ा फैक्टर है मोदी के साथ। वो 22 करोड़ नए वोटर हैं जो यंग हैं, वो किस हद तक मोदी जी को वोट देते हैं इस पर डिपेंड करेगा। तो युवा वोटर की एक बड़ी भूमिका रहेगी। महिला वोटर के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि महिला वोटर का एक झुकाव जो दिखाई देता है वो भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। पुरुष तो बढ़ जाते हैं, महिला वोटर एक तरफा वोट कर देती हैं। महिला वोटर का क्या झुकाव दिखता है आपको? देखिए, महिला वोटर 2019 में भी मोदी के साथ थी और अब तो मोदी जी ने बहुत सी योजनाएं उनके लिए खोल दी हैं और जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, इतने बड़ी संख्या में लाभार्थी हो गए हैं जिसमें उज्ज्वला हो, महतारी वंदना हो और भी तरह तरह के जो उन्होंने पैकेट खोल रखे हैं, मकान देने का है। तो महिलाएं तो मोदी जी को 19 में भी चाह रही थी और 24 में भी उनका परसेंटेज बढ़ा ही है। इसलिए मोदी जी के लिए चुनाव काफी कुछ आसान है, बाकियों की स्थिति ठीक है। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी की सीट बढ़ने की गुंजाइश बनी हुई है क्योंकि एक बड़ा पोस्टर चल रहा है कि जिसमें 2019 में पैर टूट गया था, 2024 में सिर टूट गया। तो ये सब जो भी हैं वो उसको हथकंडे के रूप में पेश कर रही है। अब हो सकता है कि उनको सही में चोट लगी हो। चोट तो खैर सही में लगी थी, लेकिन जिस तरीके से उनके फोटो वायरल किए गए तो वो एक सिंपैथिक वोट लेने की कोशिश करी गई। लेकिन इस बार ऐसा लगता नहीं कि चलेगा। इस बार तो विकास का मुद्दा और एनआरसी का मुद्दा, सीए का मुद्दा, यही भारी रहेंगे। अब इसमें मुस्लिम वोट कितने बढ़ते हैं ये विपक्षियों के ऊपर भारी पड़ने वाला है। ठीक है, किस तरीके से वोटों का बंटवारा होता है और क्या किसी एक वोटर को या वोट बैंक को साधने में कोई पार्टी कामयाब होती है? इस तरीके की स्थितियों के बीच चुनाव होगा। और जैसे कि हम एक बार फिर से दर्शकों को अवगत करा दे जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ में 3 चरण में चुनाव, मध्य प्रदेश में 4 चरण में चुनाव, उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव और उत्तराखंड में 1 चरण में चुनाव होगा। तो इस तरीके से देश भर में जो चुनाव की स्थिति है वो 7 चरण में होगी और 4 जून वो तारीख है जब हमें पता चलेगा कि अगला जनादेश क्या है, जनता ने किसे वोट दिया है, वोटर का मन क्या बोलता है, वह वोटर के मन में क्या चल रहा है। जब तक हम कयास लगाते रहेंगे, विश्लेषण हमारे आते रहेंगे। मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ है, भूपेंद्र जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र जी बताएंगे। मध्य प्रदेश का एक सिनारियो भी आपके सामने रख देता हूं कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ वोटिंग के डेट हैं। मध्य प्रदेश में 4 चरण में चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में 4 चरण के चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। भूपेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, मध्य प्रदेश में वोटिंग का डेट क्या क्या है, कौन कौन से क्षेत्र में है, वो आपको बता देते हैं।
मध्य प्रदेश में कौन कौन सी डेट में कहां कहां चुनाव हैं? मध्य प्रदेश में कहां कहां का वोटिंग है वो आपको बता रहे हैं। 26 अप्रैल, 19 अप्रैल, 7 मई, 13 मई को चुनाव हैं, लेकिन कौन कौन से क्षेत्र में हैं वो आपको स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं। चलिए जब तक भूपेंद्र जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल। मध्य प्रदेश की में क्या फैक्टर देखते हैं जिसका खासा असर चुनाव में होने जा रहा है? भूपेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी 2023 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, और विधानसभा चुनाव के दौरान जो पहले प्रिस्क्रिप्शन था, जो लगातार बीजेपी की सरकार थी, और बीजेपी की सरकार के कारण जो 15 महीने की कांग्रेस सरकार आई थी, उसके कारण फिर से मतदाता का मन बना था। लेकिन बीजेपी ने संगठनात्मक रूप से कार्य करके और वहां के शीर्षक नेताओं ने और मोदी जी के बेस पे चुनाव लड़ा, और मोदी जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए। मैं करता हूं। चलिए हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दानिश हमारा इंतजार कर रहे हैं। जब तक दानिश से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और जब तक मध्य प्रदेश में क्या कहां कहां चुनाव है वो प्लेट भी हम आपको दिखाएंगे। दानिश, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव है, किस तरीके की तैयारियां हैं वो भी बता दीजिए। और उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, 7 चरण के चुनाव को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई मायने हैं, और इलेक्शन कमीशन ने ये जताया है, खास करके उत्तर प्रदेश को लेकर के। हालांकि ये चुनाव पूरे देश का है, और देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, और 80 सीटों से ही सांसद का रास्ता तय होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आयोग ने कहा है कि बेहद संवेदनशील है उत्तर प्रदेश, यानी चुनाव आयोग की नजर में जो उत्तर प्रदेश है वो गंभीर है। अन्य स्टेटों की तुलना में अगर बात की जाए तो यूपी स्टेट ऐसा है जहां पर चुनाव आयोग को लगता है कि ये संवेदनशील है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने एक बात जो कही है उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में, कि इस बार जो चुनाव सामग्री, यानी कि जो ये लोग अपना डेटा देंगे, डेटा के साथ साथ उनको 3 बार प्रचार सामग्री या विज्ञापन में बताना होगा कि वो अपराधी हैं। तो अगर वो अपराधी हैं तो अपना वो भी बताएंगे कि उनके पास कौन कौन से क्राइम के मुकदमे हैं। ये मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ी चीज चुनाव आयोग की तरफ से आई, जो अपराधियों में एक दहशत के साथ साथ समाज में मैसेज भी दे रही है कि क्रिमिनल कौन कौन से लोग चुने जाने हैं, जिसको लेकर के जनता इस बात को लेकर के मोटिवेट होगी। मैं कह सकता हूं मोरल के तौर पर चुनाव आयोग ने ये चीज दर्शाने की कोशिश की है कि इस बार का जो डेटा होगा वो डेटा अपराध का भी आपको देना होगा, और एक नहीं 3-3 बार। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। जैसे कि पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, तो यूपी में भी 7 चरणों में चुनाव होने हैं। जिनमें तैयार है वहां चुनाव आयोग की तैयारी क्या क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो तैयारी की, अभी 5 बजे इलेक्शन कमीशन की यूपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हालांकि जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो चुनाव आयोग की तरफ से थी। अभी यूपी में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जो ठीक 5 बजे 5:45 के आसपास, समथिंग 5 से 6 के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या दिशा निर्देश तय हुए हैं ये भी देखने वाली होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के आधार पर ही उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग दिशा निर्देश तय करेगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प इस बात पर भी है कि एक्टिव मोड पर जो यहाँ के प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, या ये कह सकता हूं कि जो प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी हैं, वो अब एक्टिव मोड पर आ चुके हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आयोग है 6 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा, उसके दिशा निर्देश क्या रिलेटेड होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के बेहद गंभीर राज्य है, तो बेहद गंभीर वो किन मुद्दों पर, जैसे कि बलवा, दंगा, है ना, इन चीजों को लेकर के चुनाव आयोग ने गंभीरता बरती है। और अभी इलेक्शन कमीशन ये तय कर देगा ठीक 6 बजे कि दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के लिए खास करके क्या है। तो 80 सीटों का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश को लेकर है। 6 बजे की हमको वेट करना होगा कि 6 बजे के बाद आखिर दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के क्या आते हैं। जी, हमारे दर्शकों को बता पाए तो किस तरीके से चरणों में बांटा गया है? कुछ इलाके विशेष हैं जिन्हें अलग अलग चरणों में बांट कर चुनाव कराया जा रहा है, बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी 7 चरण किए गए हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को है, दूसरा चरण 26 अप्रैल को है, तीसरा चरण 7 मई को है, चौथा चरण 13 मई को है,
5वां चरण 20 मई को, छठा चरण 25 मई को है और 7वां चरण 1 जून को है। 4 जून को सारे नतीजे आ जाएंगे, यानी 4 जून को यह तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश भारत देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा और किसके सांसदों की सरकार बन रही है। हालांकि ये कह सकता हूं कि 7वें चरण में उत्तर प्रदेश को इसलिए रखा गया है क्योंकि 80 सीटें यहां पर लोकसभा की हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को एक्टिव मोड पे इसलिए चुनाव आयोग ने रखा है क्योंकि ये संवेदनशील है। संवेदनशील इस बात पर है क्योंकि चुनाव आयोग को लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो 80 सांसद हैं उनसे ही रास्ता लोकसभा का जाता है। इसको लेकर के मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने इस बात को समझा होगा क्योंकि सोशल साइट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में सोशल साइट पर काफी भ्रामक चीजें फैलाई जाती हैं। चुनाव आयोग ने इसको समझा कि उत्तर प्रदेश में अगर सोशल साइट पर हम पूरी तरीके से प्रतिबंध या काबू पा लेंगे तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अनहोनी हिंसा नहीं हो पाएगी क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि जब तक चुनाव चलते हैं तब तक जो होल्ड पावर होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। तो इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से जो निर्णय ले रहा है वो निर्णय मैं कह सकता हूँ कि काबिल तारीफ भी है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत में चुनाव आयोग के लिए चैलेंज भी है। टास्क के रूप में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया है कि सोशल साइट पर निगरानी रखी जाएगी, भ्रामक खबरों पर निगरानी रखी जाएगी, भ्रामक प्रचार प्रसार पर निगरानी रखी जाएगी, संवेदनशील की नजर में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। अधिकारियों से अभी वार्ता चलेगी। 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग डिसीजन लेगा कौन कौन से वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी मीटिंग होनी है, लोकसभा चुनाव में किन किन चीजों को ध्यान देना है, भ्रामक प्रचार से लेकर के तमाम चीजें, क्योंकि राजनीति में सबसे ज्यादा प्रशासन के लिए भी चैलेंज होना है। भीड़ इकट्ठा होती है, परमिशनें होती हैं, रैलियां निकलती हैं। एक छोटी सी भी घटना मैं कह सकता हूँ विकराल रूप ले सकती है, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन इंडिया ने इस चीज को समझा कि उत्तर प्रदेश एक संवेदनशील राज्य है। अभी 6 बजे के आसपास ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश यूपी के लिए खास करके क्या है। जी ठीक है, चलिए उत्तराखंड से भी हमारे साथ योगेश सैनी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और उत्तराखंड का हाल भी जान लेते हैं। योगेश, उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव और सबसे पहले चरण में ही आप लोगों का चुनाव है, बताइए किस तरीके की तैयारियां हैं, कितना तैयार है उत्तराखंड चुनाव के लिए? देखिए, उत्तराखंड में चुनाव को लेकर के तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन द्वारा यहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर सभी तैयारियां कर दी गई हैं। इसके साथ ही अगर बात करें सुरक्षा के इंतजामों की, तो पुलिस ने भी अपनी यहां पर पूरी तैयारियां कर ली हैं और प्रत्येक जिले में जो फोर्स तैनात की जानी चाहिए थी वो तैनात कर दी गई है। उससे पहले जो अधिकारियों के तबादले होने थे, IAS, PCS जो जिनके ट्रांसफर्स होने थे वो भी कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां यहां पर कर ली हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। यही नहीं, आज शाम को 5 बजे चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा यहां पर एक बैठक भी की जाएगी जिसमें जो महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है, जो महत्वपूर्ण निर्देश जारी यहां पर किए जाएंगे प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए भी, यही नहीं मीडिया के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्देश यहां पर जारी होने हैं। जी जी, वहां पर क्या फैक्टर काम कर सकता है? चुनावी मुद्दा क्या होगा जिसके आधार पर मुख्य मुकाबला हमें देखने को मिलेगा? देखिए, अगर बताएं कि चुनावी मुद्दों की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो चुनावी मुद्दा है वो विकास का ही है। और ये मूलभूत सुविधाएं या जो मुद्दे रहे हैं पहले से, वो स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य के साथ ही शिक्षा और सड़कों का जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो उत्तराखंड में सड़कों को लेकर के बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि पर्वतीय ज्यादातर कनेक्टिविटी है वो कम बनी रहती है। इसकी वजह से सड़कों को लेकर के खास तौर पे जो रहेगा, सड़कों का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा इससे पहले जो कार्य किए गए हैं, उत्तराखंड को कई बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें केदारनाथ में जो आपदा के बाद जिस तरीके से केदारनाथ को दोबारा पुनर्निर्माण किया गया है, वो एक फ्रेम कहीं ना कहीं एक बड़ा फ्रेम भारतीय जनता पार्टी के पास है। वहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जूझती नजर आ रही है और अपनी घोषणाओं में लगातार जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो चुनावी मुद्दे जो इस समय हैं वो विकास कार्यों को लेकर के हैं। भाजपा अपने जो विकास कार्य हैं, प्रदेश में जो धामी सरकार के जो विकास कार्य हैं उनको लेकर के जनता के बीच में यहाँ पर जा रही है, और कांग्रेस उन मुद्दों को लेकर के जो फेल्योर रहे हैं सरकार के, उनको लेकर के जनता के बीच जा रही है और अपनी कहीं ना कहीं लोक लुभावन नीतियों को, घोषणाओं को, दावों को लेकर के कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाने वाली है। जी
ठीक है, तो उत्तराखंड में रोचक मुकाबला, एक चरण में चुनाव होंगे। पहले ही 19 तारीख को वोटिंग होने के बाद इन्हें परिणाम के लिए काफी इंतजार करना होगा, लेकिन मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। केदारनाथ के सौंदर्यीकरण, उसके विस्तार, उसको बेहतर करने की कोशिशें एक अहम मुद्दा बनकर सामने आ सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए। अब एक बार आपको दर्शकों को बता देते हैं मध्य प्रदेश में क्या जो है वोटिंग की तिथियां हैं, किस तरीके की तिथियों के साथ कब कब वोटिंग होगी। तो 19 अप्रैल को आपको वोटिंग कहां पर क्या होगी वो आपको बता रहे हैं। 26 अप्रैल को कहां पर वोटिंग होगी वो आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। और ये देखिए, सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को वोटिंग सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, कमलनाथ का क्षेत्र, वहां वोटिंग होगी। कमलनाथ के क्षेत्र में 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हो रहा है। उसमें मध्य प्रदेश के इलाके जहां पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण की वोटिंग आपको बता रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग मध्य प्रदेश में कहां कहां होगी वो आपकी स्क्रीन पर 26 अप्रैल को वोटिंग टीकमगढ़, दमोह, खुजराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल में वोटिंग होगी 26 अप्रैल को। चलिए 26 अप्रैल को, और जब तक हमारे साथ गब्बर जुड़े हुए हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। गब्बर सिंह ठाकुर जी, बताइए मध्य प्रदेश में क्या स्थितियां हैं। 3-4 चरण में यहां वोटिंग होगी। पहले तो जानकारी दे दीजिए किस तरीके के का बंटवारा किया गया है वो चुनाव के चरणों को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए मोहन जी, आपको बता दें कि आज जो इलेक्शन कमीशन है उसने चुनाव की घोषणा कर दी है, और जो तारीखें दी है तो वो 4 फेज में है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी 4 फेज में है। सबसे पहला जो चुनाव है 19 अप्रैल को सीधी है, शहडोल है, जबलपुर है, मंडला है, बालाघाट है और छिंदवाड़ा। यानी कहा जाए कि पहले ही फेज में छिंदवाड़ा, यानी मध्य प्रदेश का जो विशेष जगह है, विशेष लोकसभा क्षेत्र है छिंदवाड़ा, उसको पहले ही फेज में ले लिया है। दूसरे फेज की हम बात करें 26 अप्रैल, कहा जाए कि टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल दिया गया है। 7 मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, और जो आखिरी है 13 मई को देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा। ये जो 4 फेस है, 4 फेस में ही इलेक्शन कमीशन ने अपने जगह दी है कि इस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। वहीं इलेक्शन कमीशन मध्य प्रदेश का भी कहना है कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव आयोग अधिकारी है उनका भी कहना है कि हमने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है और चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। रही बात इलेक्शन की कि इलेक्शन में किस तरह से काम करना है, तो उसके लिए टीम बना दी गई है और किसी भी कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि बीजेपी, कांग्रेस या अदर दूसरी पार्टियां, लेकिन मुख्य बीजेपी और कांग्रेस मानी जा रही है, तो इन दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस की 18 सीटें अभी बाकी हैं, यानी 18 उम्मीदवारों को घोषित किया जाना है, उनके नाम घोषित होना है। अब ऐसे में जैसे कि आज ही आपको बता दें कि सीधी से जो राज्यसभा सांसद पूर्व रहे हैं अजय प्रताप जी ने, उनके लिए जब टिकट नहीं मिला, बीजेपी ने मिश्रा जी को दिया टिकट, तो उससे वो नाराज होकर के आज ही उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया। तो ऐसे में आकलन लगाया जा रहा है। सुबह ही जब टीवी 24 पर पूर्व विधायक कांग्रेस के कुणाल चौधरी ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने अजय सिंह से कोई संपर्क किया है, तो उनका कहना ये है कि हमारे बड़े नेता हैं, वो संपर्क करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव आयोग की तारीखें भी घोषित हो गई, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं, और इधर जैसी आचार संहिता लगी, तो अब हो सकता है जो 18 कैंडिडेट कांग्रेस के लिए घोषित करना है, उनमें हो सकता है कि बीजेपी के कुछ लोगों को लाया जा सके, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अब पार्टी जो 18 नाम घोषित करेगी बाकी है, तो उन पर सोच समझ के पार्टी कांग्रेस
अपने नाम घोषित कर सकती है। वही बीजेपी का कहना है, बीडी शर्मा ने अपनी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। उनका कहना है कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं और हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं और जनता एक एक जनता कहा जाए एक एक युवा या एक एक मतदाता बीजेपी के लिए वोट करेगा। ये अलग बात है, उनका कहना है, लेकिन माना ये जा रहा है कि युवा है जो, अब युवाओं के लिए सोचने और समझने के लिए वक्त भी मिलेगा। 4 चरणों में चुनाव है, तो पहला फेज जो होगा उस पहले फेज के हिसाब से आगे के दूसरे तीसरे चौथे फेज में जो चुनाव होंगे उसमें भी स्थितियों को भांप लिया जाएगा। दोनों ही पार्टियां भी भांप लेंगी, मतदाता भी भांप लेंगे। तो ये और दूसरी तरफ चुनाव आयोग की शक्ति वो भी देखने को मिलेगी, किस तरह से चुनाव आयोग अपनी शक्ति रखता है। हालांकि चुनाव आयोग ने ये कहा है स्पष्ट तौर पर कि जाति और धर्म नाम पर वोट न मांगे। ठीक है, चलिए, एक दिलचस्प मुकाबला मध्य प्रदेश में और सीटें भी ज्यादा, बड़ा क्षेत्र है, भौगोलिक आधार पर बटा हुआ है, इसलिए वहां पर वोटिंग जो है 4 चरणों में हो रही है। और 4 चरणों में जो पहला चरण है जिसमें कई वीआईपी सीटें हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें छिंदवाड़ा एक अहम सीट रहेगी। चलिए, उत्तराखंड से हमारे जो संवाददाता सैनी जी हैं उनके पास चलते हैं। जब तक मैं आऊंगा, सैनी जी मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बताइए। जी 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 हाँ जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव हो जाएंगे, तो पहला जो जोर है, सारा फोर्स है, बीजेपी कांग्रेस कोशिश करेगी कि पहले चरण के चुनाव में उन क्षेत्रों में लगाए जहां पर पहले चरण के चुनाव है, बाकी चरणों में बाद में आएंगे। तो आपके यहाँ ज्यादा चुनावी प्रचार, गहमा गहमी देखने को मिलने वाली है। क्या राजनीतिक हलचल रहेगी इस घोषणा के बाद, वहां आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पहले चरण में यहाँ पर चुनाव होना है, इसको लेकर जिस तरीके से अभी पहले मैंने बताया था, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उसके अलावा अगर बताएं कि राजनीतिक जो उथल पुथल है वो शुरू हो चुकी है और लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस का कुनबा जो है वो टूटता जा रहा है। अभी यहाँ पर 2 पूर्व विधायक जो रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन यहाँ पर थाम लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो वरिष्ठ नेता रही है, महिला नेत्री रही है और लैंसडाउन से चुनाव भी लड़ चुकी है कांग्रेस से, उन्होंने भी यहाँ पर अभी जो है भाजपा का दामन थाम लिया है। तो लगातार ये जो राजनीतिक उथल पुथल है वो उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है और कांग्रेस का दामन छोड़ के बहुत से कार्यकर्ताओं ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसके अलावा अभी ये बताएं कि अभी कांग्रेस ने अभी अपनी 2 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स फाइनल नहीं किए हैं। इनमें से सिर्फ अभी 3 ही लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट फाइनल किए गए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट काटकर एक पूर्व मुख्यमंत्री को यहाँ पर टिकट दिया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है उत्तराखंड में, हरिद्वार लोकसभा सीट। और इसी लोकसभा सीट अभी कांग्रेस का एक लंबा मंथन यहाँ पर जारी है। उन्होंने अभी तक अपना कैंडिडेट यहाँ पर फाइनल नहीं किया है और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस आखिर इस हरिद्वार लोकसभा सीट पर किस चेहरे को यहाँ पर उतारती है, क्योंकि उनको यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो भाजपा के हैं, उनको यहाँ पर कैंडिडेट बनाया, तो उनके सामने एक मजबूत कैंडिडेट लाना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अगर हम बात करें गढ़वाल लोकसभा सीट पर, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो अनिल बलूनी है, राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनको यहाँ पर लोकसभा सीट पर अपना कैंडिडेट बनाया है। माना जाता है कि अनिल बलूनी नरेंद्र मोदी के काफी करीब रहे हैं और राष्ट्रीय मीडिया भी आप प्रभारी रहे हैं राष्ट्रीय मीडिया में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने पौड़ी लोकसभा सीट पर अपना दिया है। इसके अलावा अगर बात करें हम टिहरी लोकसभा सीट पर, तो यहाँ पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर रानी राजलक्ष्मी, जो पहले भी सांसद रही हैं इसी लोकसभा सीट से, उनको ही अपना चेहरा यहाँ पर बनाया है। उसके अलावा अगर बात करें हम नैनीताल लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अजय भट्ट पर दांव खेला है और अजय भट्ट पहले भी सांसद रह चुके हैं और एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनको दोबारा मौका दिया है। इसके अलावा अगर बात करें हम अल्मोड़ा लोकसभा सीट की, तो अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अजय टम्टा को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये पहले भी सांसद रहे हैं और उन्हीं को
दोबारा मौका यहाँ पर दिया है। इस सीट पर अभी कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर अपने प्रदीप टमटा, जो पहले सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद रहे हैं और इसके अलावा पूर्व में विधायक भी रहे हैं और काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, उन पर ही अपना दांव खेला है और उनको अपना चेहरा बनाया है। अगर बात करें कांग्रेस की तो टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जोत सिंह घोंटोला, जो इनका भी राजनीतिक कैरियर कांग्रेस में काफी बड़ा रहा है, नगर पालिका के अध्यक्ष ये मसूरी में रहे हैं, इसके अलावा ये 2 बार के विधायक रह चुके हैं। इनको एक बार लोकसभा में जो है कांग्रेस ने अपना चेहरा बना करके उतारा है, जो काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है और कहा जा सकता है कि काफी कड़ा मुकाबला वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर पौड़ी लोकसभा सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, उनको अपना चेहरा बनाया है गणेश घोटियाल। गणेश घोटियाल श्रीनगर विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं और इससे पहले लैंसडाउन विधानसभा से भी ये विधायक रह चुके हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस के एक बड़े नेता है और एक बड़ा चेहरा माना जाता है, उन पर एक बार दांव खेला है। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि भाजपा की और कांग्रेस की दोनों पार्टियों की उठापटक शुरू हो चुकी है। फिलहाल दांव खेलना भाजपा ने शुरू कर दिया है और कांग्रेस के खेमे से बड़े चेहरों को हम ये भी जानना चाहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वहां लागू हुआ है उसका क्या असर पड़ेगा? चुनावी मुद्दा है कि नहीं वो वहां यूसीसी? जी अगर बात करें मुद्दों की तो मुद्दे में जो समान नागरिक संहिता है वो एक बड़ा मुद्दा है। ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सफूफा यहाँ पर छोड़ा है और प्रदेश की जनता को ये दिखाया है कि यूसीसी के चलते जो समान नागरिक संहिता का जो बिल है वो पास हो गया है, केंद्र से भी उसको स्वीकृति मिल गई है। तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं एक उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के झोली में है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका प्रचार प्रसार कर रही है और इस मुद्दे को लेकर के इस जो भारतीय जो नागरिक संहिता जो लागू हुई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा अपने वोटरों को रिझाने का जमकर प्रयास भी कर रही है। जी बिल्कुल। चलिए, ये बहुत धन्यवाद सैनी जी आपका, हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। लेकिन आज के चुनावी शंखनाद में उत्तराखंड में क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरीके के मुद्दे रहे, वहां हमें जानकारी दी उत्तराखंड से सैनी जी ने। बहुत धन्यवाद आपका। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर एक बार और मध्य प्रदेश की ओर। दोनों ही प्रदेशों से हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। तो आपको मध्य प्रदेश की पहले एक स्थिति बता दें, हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। 19 अप्रैल को सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट में चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव होंगे जहां वो तिथि और वो क्षेत्र जहां पर मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी वो आपको दिखा रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग होगी 26 अप्रैल टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। 26 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग मध्य प्रदेश में टीकम, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल में होगी। 26 अप्रैल की तिथि जहां पर वोटिंग होगी वो तिथि आपको दिखाई दे रही है। 7 मई को जहां पर वोटिंग होगी मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, सागर, विदिशा और भोपाल वो तिथियां हैं जहां पर 7 तारीख को वोटिंग होगी। वो क्षेत्र है जहां पर 7 तारीख को वोटिंग होगी। 13 मई को वोटिंग होगी देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा। तो इस तरीके से अलग अलग 4 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है और एक तरीके के जो क्षेत्र होते हैं उनका वोटिंग एक साथ हो, ये कोशिश चुनाव आयोग ने की है ताकि सुरक्षा जो बल है उनका डिप्लॉयमेंट सही हो, चुनाव के जो मशीनरी है उसका सही उपयोग हो। इन सब बातों को देखते हुए मध्य प्रदेश बड़ा क्षेत्र, बड़ा प्रदेश, इसलिए 4 चरण में चुनाव। गब्बर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गब्बर बताइए, ये 4 चरण में जो चुनाव होंगे फैक्टर क्या काम करेगा? डबल इंजन की सरकार है, उसका मुकाबला कांग्रेस के साथ है। बीजेपी को क्या फैक्टर फायदा पहुंचा सकता है और कांग्रेस के लिए क्या अच्छी स्थितियां बन रही है जिससे कि उसकी सीटें पिछली बार से बढ़ सकती हैं? बहुत ही अच्छी बात पूछी है ये कि फैक्टर क्या काम करेगा,
क्योंकि देखिए बीजेपी है ना, जो बीजेपी ने जिस तरह से पहले अपना कहा जाए कि बूथ लेवल पे काम किया था, उसी हिसाब से बूथ लेवल पर आज भी और इस चुनाव में भी बीजेपी अपना काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि मोदी के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश का इलेक्शन की बात करें या छत्तीसगढ़ की या किसी भी प्रदेश की जो लोकसभा का चुनाव है, जिस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोदी जी के नाम पर कहा जाए इलेक्शन कैंपेन किया गया था, इसी तरह से इस बार भी मोदी जी के नाम पर कैंपेन किया जा रहा है। लेकिन दूसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर जो निकल के सामने आ रहा है ग्रामीण इलाकों से, वो राम मंदिर का मुद्दा निकल के सामने आ रहा है कि जो राम मंदिर कहा जाए भूमि पूजन हुआ है, जो निर्माण हुआ है, जो राम भगवान की स्थापना हुई है, ये कहीं ना कहीं शहरी इलाके के लिए तो थोड़ा कम फैक्टर दिखता है। लेकिन ग्रामीण इलाके हैं, जो कस्बा है, उन कस्बों में और ग्रामीण इलाकों में कहा जाए बहुत ही जबरदस्त तरीके से बीजेपी का या यूं कहें कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार महंगाई की बात कर रही है, भ्रष्टाचार की बात कर रही है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर चाहे मंत्रालय हो, मंत्रालय की किसी भी भवन की बात हो, जैसे अभी हाल ही में आग लग गई थी वल्लभ भवन में, उसके पहले सतपुड़ा भवन में लगी थी। तो ये इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस बात कर रही है या क्षेत्र में जाएगी। युवाओं को नौकरी की बात लेकर के कहा जाए कि कांग्रेस क्षेत्र में जाएगी, जनता के बीच में जाएगी। लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी अपने एक ही विशेष तौर से राम मंदिर का मुद्दा बनाया। हालांकि ये अलग बात है कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा जाए, लेकिन जो मुद्दा बनाया था बीजेपी ने, या बीजेपी उसका कहा जाए कि फल भोगेगी या फल मिलेगा उसके लिए, तो वो कहीं ना कहीं राम मंदिर वाली बात जरूर सामने निकल के आएगी। लेकिन इधर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि बीजेपी ने जिस तरह से कैप्चर करने की कोशिश की थी छिंदवाड़ा को, क्योंकि छिंदवाड़ा है ना जो कमलनाथ का एक गढ़ माना जाता है, जबरदस्त सीट मानी जाती है, वो कमलनाथ की कांग्रेस की सीट मानी जाती है। तो ऐसे में पूरा फोकस कहा जाए कि विधानसभा चुनाव में भी किया था, लेकिन बीजेपी सफल नहीं हो पाई थी। इस बार बीजेपी ने पूरा फोकस वहां किया हुआ है, वहां से बंटी साहू के लिए कहा जाए कि मैदान में खड़ा किया है बीजेपी ने। और कांग्रेस से कमलनाथ के बेटे हैं जो कि नकुलनाथ पहले ही सांसद थे अभी, और अब वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वह है। तो यहाँ दोनों ये फैक्टर देख रहे हैं। इधर कमलनाथ की बहू यानी जो नकुलनाथ की मिसेज है, वो ग्रामीणों के पास में जाने लगी है, मजदूरों के पास में जाने लगी। जिस तरह से बीजेपी ने जो अपना फैक्टर दिखाया था कि बड़े नेता किसानों, गरीबों के, मजदूरों के और पास में जा रहे थे, जो खेत में कटाई कर रहे थे लोग, उनसे मिलने के लिए गए थे, तो वही फैक्टर इस बार कांग्रेस ने अपनाया है। और अभी हाल ही में उनकी कमलनाथ की जो बहू है कही जाए, यानी नकुलनाथ की मिसेज, उनकी पत्नी लोगों से मिलने के लिए गए और गेहूं यानी खेत में जो फसल आ चुकी है उसे भी काटा, उनसे भी मिले। तो ये दूसरे तरह से ये मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। वहीं अब इधर हम अगर विदिशा की बात करें तो विदिशा में शिवराज जी के लिए कहा जाए कि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो ये बड़ी चुनौती है बीजेपी कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने 18 प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। अब ऐसे में अगर पार्टी बीजेपी के जो नाराज नेता अभी निकल के सामने आएंगे, क्योंकि आज से ही वो नाराजगी दिखने लगी है, अभी आचार संहिता नहीं लगी थी, लेकिन ऐसा कांग्रेस का मानना है कि अब आचार संहिता लगी है, तो अब बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आएंगे और वो उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इधर बीजेपी लगातार कांग्रेस की कमर तोड़ रही है। हर रोज 200-450 इस तरह के कार्यकर्ता कांग्रेस के या कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। तो इधर कांग्रेस की जो कमर है वो लगातार टूटती जा रही है। तो इससे भी एक माहौल बन रहा है। जो मतदाता है, मतदाता के दिमाग में एक चीज जाती है, विशेष तौर से वो मोहन जी एक चीज ये जाती है कि मेरा जो मतदान करने का वक्त है या मेरा जो मत है वो मैं बेकार क्यों दूं। अगर मैं कांग्रेस को देता हूं और कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस लगातार खाली होती जा रही है, डूबता जहाज बताया जा रहा है, तो ऐसे में जो मतदाता है, विशेष तौर से गांव का मतदाता जो सीधा साधा रहता, अपने काम से मतलब रखता, तो उसके दिमाग में यही जाता है कि मैं अपना मतदान करने तो जा रहा हूं, लेकिन अपना मत
किसको दूं, मेरा खराब नहीं जाना चाहिए मत। तो ऐसे में हो सकता है बीजेपी के लिए उसका भी फैक्टर, मतलब उसका भी फायदा मिल सकता है कि जो लगातार कांग्रेस खाली हो रही है। लेकिन कांग्रेस का अपना मानना है कि आज का जो मतदाता है वो मतदाता कहीं ना कहीं समझदार है। 2 रुपए पेट्रोल डीजल पे कम किए हैं, इसका भी फायदा मिल सकता है बीजेपी के लिए। हाल ही में जो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं कल, तो उसका भी फायदा मिल सकता है। जी ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में ये स्थितियां ऐसी हैं कि मुकाबला रोचक है, लेकिन पड़ला एक और भारी है। डबल इंजन का मुकाबला कांग्रेस के टीम से है। ऐसे में एक सीट पिछली बार मिली थी, वो कितनी आगे बढ़ पाती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब एक ओवरऑल विश्लेषण समझ लेते हैं। अनिल चौबे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक नजरिया लेकर जुड़े हुए हैं। अनिल जी, तीनों प्रदेशों की बात आपने सुनी, क्या लग रहा है इस पूरे बेल्ट में, जिसे हिंदी पट्टी भी कहा जाता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पर फैक्टर भी सुने आपने और बीजेपी की मजबूती भी सुनी, लेकिन इन्हीं क्षेत्रों को हासिल करने के लिए विपक्ष भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। देखिए, जिस तरीके से मोदी ने नैरेटिव सेट कर रखा है, उससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा विपक्ष को इसमें कुछ हासिल हो पाएगा। 2019 में भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और अभी 2024 में तो चूंकि वो विधानसभा के सारे चुनाव हार गए हैं, तो उससे भी उनकी स्थिति और गंभीर हो गई है। अब हालात ये हैं कि उन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवार पूरे के पूरे कहीं डिक्लेयर नहीं किए हैं, जबकि आज से आचार संहिता लग गई है। 19 अप्रैल को जो चुनाव है उनके लिए तो बहुत कम समय बचा है, तो वहां के उम्मीदवार कैसे अपना काम करेंगे। अच्छा, क्या हुआ कि जब सरकारें बदल जाती हैं तो उनके कार्यकर्ता भी छिटक जाते हैं, तो उनके पास कार्यकर्ताओं की भी कमी है, संगठन में भी तालमेल नहीं है। इस सब का फायदा भाजपा को मिलेगा। जैसे उत्तराखंड का मामला है, वहां पर जो उन्होंने समान आचार संहिता, समान कानून लगाया हुआ है, उसका फायदा उत्तराखंड को मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो है पहले से ही हिंदू प्रवृत्ति के लोग हैं और वो उसका फायदा मिलेगा। अब रहा सवाल उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश को, जैसा कि अपने संवाददाता बता रहे थे कि चुनाव आयोग ने बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनाया है, तो वहां पर योगी की सरकार है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वहां पर दंगे फसाद होंगे। हाँ, लेकिन सोशल साइड पर जो चलता है वो वहां पर बहुत तेजी से चलेगा, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ वैसे भी बहुत सीधा प्रदेश है, ना यहाँ मसल पावर चलता है, यहाँ सिर्फ मनी पावर चलता है। ये इसके लिए छत्तीसगढ़ फेमस है। यहाँ मनी पावर बहुत ज्यादा चलता है और उसका प्रचार प्रसार जो है बस्तर से लेकर सरगुजा तक भी होता है, क्योंकि यहाँ पैसा बहुत है और यहाँ के जो जितने भी उम्मीदवार हैं सब करोड़पति हैं, तो पैसा बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। अब उसको चुनाव आयोग कैसे कंट्रोल करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कई तरीके के फैक्टर हैं, मुकाबला रोचक है और यही वो प्रदेश है जहां पर बीजेपी काफी मजबूत है, लेकिन उस मजबूत गढ़ को तोड़ने के लिए कोशिशें विपक्ष की ओर से भी जोर शोर से की जा रही हैं। ताकत में कहीं भी कमी नहीं दिखाई देती। मुकाबला काफी दिलचस्प हो चला है। उत्तर प्रदेश चलते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता दानिश जुड़े हुए हैं। दानिश, सातों चरण में चुनाव है, आप लोग तो पूरे सातों चरण लगातार जो है वो व्यस्त रहेंगे, चुनाव में कवरेज काफी महत्वपूर्ण रहेगी। यही वो क्षेत्र है जहां से बड़ी लीड मिलती है और देश का मूड भी तय होता है। उत्तर प्रदेश जो जीता वही देश जीतता है। वहां पर क्या स्थिति देखते हैं विपक्ष और बीजेपी के मुकाबले में? चलिए अब एक बार फिर से दानिश की ओर रुख करते हैं। दानिश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हुए दानिश से सवाल करते हैं। दानिश, हम जैसा कि बता रहे हैं कि जो हिंदी बेल्ट है उसमें उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश जिधर रुख करता है देश में सरकार उसी की बनती है। बीजेपी काफी मजबूत है। कैसा मुकाबला है? क्या विपक्ष यहां पर सीटें हासिल करने में कामयाब हो पाएगा? बीजेपी का जो गठबंधन है उसका मुकाबला होगा, तो क्या फायदा क्या नुकसान देख पा रहे हैं दोनों गठबंधनों में?
दानिश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए जुड़ने की कोशिश करते हैं, जब तक एक बार अनिल चौबे जी की टिप्पणी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर आपका क्या आकलन है चौबे जी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुकाबला भी रोचक है, पार्टियां भी ज्यादा है और सभी पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव में लगी है। तृणमूल कांग्रेस भी अब एक सीट ले रही है सपा के साथ गठबंधन में, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, उत्तर प्रदेश में चूंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और पूरे देश से लोग वहां पर आ रहे हैं और जिस तरीके से अयोध्या डेवलप की है वो एक मॉडल है। तो उत्तर प्रदेश में जो बाकी पार्टियां हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मुस्लिम फैक्टर को भी समाप्त कर दिया है। उन्होंने भी मुस्लिम फैक्टर को अपनी तरफ झुका लिया है। जिस तरीके से उन्होंने रोजगार दिए हैं, जिस तरीके से उन्होंने सारी योजनाओं में उनको शामिल किया है और एक मत से उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए भी मुसलमानों को इकट्ठा कर लिया था। तो वो जो बाकी पार्टियां जैसे सपा है, बसपा है और अब तृणमूल को एक सीट दी है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर कुछ हासिल होगा। वो तो चूंकि गठबंधन का धर्म निभाया है इसलिए एक सीट दे दी है। लेकिन हाँ, 80 में से जो 80 सीटों का दावा भाजपा कर रही है वो थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए, एमओआई फैक्टर की बात वहां होती है, मुस्लिम यादव फैक्टर को लेकर जो सपा है वो मुकाबले में है, कांग्रेस उनके साथ है, बसपा ने अलग रास्ता पकड़ा हुआ है। लेकिन ये सारे लोग तो टारगेट बीजेपी को करेंगे, बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आज की स्थिति में जो सर्वे आए हुए थे या जो वहां पर लोकल लोगों से जो बातचीत होती है उसमें बहुत ज्यादा मुस्लिम और यादव बहुत ज्यादा उन पार्टियों के साथ जुड़े नहीं है, क्योंकि वो पार्टियों के का जो रेपुटेशन है वो इतना रद्दी हो गया है कि वो लोग उन्हीं को वो उम्मीदवार बनाते हैं जो बाद में वहां पर माफियागिरी करते हैं। ये सब रेपुटेशन खराब होने के कारण भले ही वो पार्टियां बड़ी थी, अब वो छोटी होती जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि सपा का या बसपा का या वहां पर यादव फैक्टर कुछ काम कर पाएगा। इस वक्त तो वहाँ पूरा उत्तर प्रदेश राममय हो गया है। अब बाकी वोटर है जो कितना उसमें सफल होता है। ठीक है, चलिए यूपी की ओर रुख कर लेते हैं। दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दानिश की टिप्पणी ले लेते हैं। दानिश, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो चेक करिए, चेक करके एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। दानिश, मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो ये चुनावी रण में क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरीके की तिथियां सामने हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और क्या प्रमुख फैक्टर काम करेंगे, किस तरीके की चुनावी तैयारियां चुनाव आयोग की है, इन सब बातों पर हमने चर्चा की। और हम अब बता रहे हैं आपको कि अब से चुनावी शंखनाद हो गया है। रोज नई बात हमें सुनने को मिलेगी, नए मुद्दे हमें देखने को मिलेगी और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। जनता को तय करना है कि किस ओर उसे जाना है और जनता तब जब तय करेगी तो 4 तारीख को उसका जनादेश भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे खास पेशकश चुनावी शंखनाद में आज इतना ही। आप लोगों को और खबरों से लगातार अवगत कराते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।